जय हिंद। चलिए आज हम क्लास 12 का पहला चैप्टर कर्वक का संपूर्ण व्याख्या देखेंगे और इसका संपूर्ण लेखक का परिचय से लेकर इनका सारांश तक देखेंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं बिना समय कमाए। देखिए कहता है कि बिहार इंटर परीक्षा में जो पूछे जाने वाला पहला चैप्टर है काव्य खंड कर्वक। ये आपका संपूर्ण अर्थ इसका देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कवि का परिचय के साथ हम शुरू करेंगे। देखिए कवि का परिचय देख लीजिए, है ना। कवि का परिचय पहले देखते हैं। कहते हैं कि जायसी निर्गुण यानी जायसी जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अब निर्गुण भक्ति धारा क्या होता है ये आपको आगे हम अंतिम में समझाएंगे। निर्गुण भक्ति धारा क्या होता है। दूसरा देखिए कहता है जायसी का जन्म यानी जायसी जी का जन्म सन 1492 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश यानी यूपी के जायस नाम के स्थान का रहने वाले थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा था, जायसी जी, है ना। क्या नाम पड़ा था, जायसी। अच्छा एक बात और देखिए कि उनके पिता का नाम मल्लिक शेख ममड़ेज यानी मल्लिक राजे अशरफ था, है ना। क्वेश्चन मल्लिक राजे अशरफ इसलिए लिख दिए कि जो बुक में हमको शो किया गया था, है ना, मल्लिक राजे अशरफ था। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं आपको, ठीक है, एमसीक्यू के रूप में। अच्छा अगला है कि जायसी जी कुरूप व काने थे। कुरूप व काने थे यानी कुरूप बिना रूप के, चेचक के कारण इनका रूप खराब था, और काने का मतलब एक आंख और एक कान से वंचित थे। आंख और कान से वंचित थे, समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें हम इस पॉइंट में क्लियर किए हैं कि चेचक के कारण उनका चेहरा रूपहीन हो गया था तथा बाईं आंख और कान से वंचित थे। किससे वंचित थे, तो बाईं आंख और कान से वंचित थे। चलिए अगला देखते हैं। काम करता है। देखिए उनकी 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं जिसमें पद्मावत, अखरावट, है ना, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कान्हावत आदि प्रमुख है। आदि क्या है, प्रमुख है। समझने का प्रयास करते हैं। जायसी जी की मृत्यु यानी जायसी जी का मृत्यु 1548 के करीब हुई थी, ठीक है। ये बचपन में अनाथ थे, साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन व्यतीत किया था। इन्होंने क्या किया था, बचपन साधु और फकीरों के साथ व्यतीत किया था, ध्यान रखिएगा, है ना। इस पाठ में दो कर्वक प्रस्तुत किया गया है। पहला कर्वक पद्मावत के यानी इस पर मूवी भी आधारित है। आगे हम आपको समझाएंगे किस तरह का मूवी है के, है ना, से लिया गया है, ठीक है। और प्रारंभिक छंद तथा दूसरा कर्वक यानी पहला जो कर्वक है वो पद्मावत के प्रारंभिक छंद से है तथा दूसरा जो कर्वक है पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है, ठीक है। पहला जो है प्रारंभिक, जो पहला कर्वक का जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रारंभिक छंद से। दूसरा जो कर्वक देखने को मिलेगा आपको ये पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है, ठीक है। अच्छा प्रथम कर्वक में कवि अपने रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन के बारे में कहते हैं। वह रूप से अधिक अपने गुणों की ओर अपना ध्यान खींचते हैं, यानी कहते हैं रूप से जो ज्यादा बखान ये गुणों का किए हुए हैं, ठीक है। कहते हैं रूप से जो बढ़िया होता है वो गुण होता है। आपको सारांश के माध्यम से भी समझाएंगे, आपको देखते जाइए, है ना। प्रस्तुत कविता कर्वक पद्मावत का ही एक भाग है। प्रस्तुत जो कविता है क्या है, पद्मावत का क्या है, एक भाग है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए कहा जाता है कि यहां पर आपको समझ में आएगा आगे कि देखिए क्या होगा। देखिए द्वितीय जो कर्वक है, द्वितीय कर्वक में कवि अपने काव्य, है ना, काव्य हो गया, काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। यानी कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। वह कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है पर उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाती है। उनकी जो कृति होता है सुगंध की तरह पीछे रह जाता है, ठीक है। पद्मावत का जो अगला है, पद्मावत में चित्तौड़ नरेश रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी, है ना, पद्मावती की प्रेम कथा है ना। यानी पद्मावत में जो चित्तौड़ नरेश रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी की पद्मावती की प्रेम कथा है।
अच्छा एक बार और देखिएगा, जायसी जी को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको आ सकता है। जायसी जी को क्या कहा जाता है? प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। किसको? तो जायसी जी को। ठीक है, जायसी जी एक सूफी कवि है। ये क्या है? सूफी कवि भी जायसी जी हैं। अगर देखिए, गुरु सूफी संत शेख मोहदी मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, इन गुरु का जो नाम था वो सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। देखिए कर्बक जो है किस तरीके से पाठ है वो देख लीजिए, है ना। उसके बाद इनका हम संपूर्ण व्याख्या एक लाइन बाय लाइन तोड़ के करेंगे। देखिए, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जई कवि सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिनहा कलंक किन्हीं उजियारा, जग सूझा एकर ने नहा, आ उबा सुख अस जग तनहा माहा, जौ लही अभी डाब न होई, आ तौ लही सुगंध बसाई न सोई, किन्हा समुद्र पानी जौ खारा, आ तौ अति भव असुज अपारा, जौ सुमरी त्रिशूल विनाशा, आ भा कंचन गिरी आग आकाशा, जौ लही हरि कलंक न पारा, परा कांच होई नहीं कंचन करा, एक नैन जस दर्पण दर्पण, ये दर्पण हो जाएगा यहाँ पे, है ना। दर्पण ओतहि निर्मल भाव, आ सब रूपवंत गही मुख जब ही कही चाव। ठीक है, उसके बाद आपको हम इसका फिर आपको यहाँ पर आपको देखिए लाइन बाय लाइन हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट को यहाँ पर से हर एक, है ना, पहला जितने भी छंद है सभी को, मतलब कहने का तो जितने भी लाइन है सभी को तोड़ के हम लोग डिस्कस किए हैं। देखते हैं सभी को। देखिए, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन, देखिए एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जई कवि सुनी, यानी इसका अर्थ हुआ, भावार्थ हुआ कि मलिक मोहम्मद जी, है ना, मलिक मोहम्मद जी जो है, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित है। ठीक है, महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नयन के होते हुए भी जायसी गुण यानी गुणवान है, जो भी उनका काव्य वो सुनता है वह मोहित हो जाता है। इस लाइन का मतलब हुआ, एक लाइन का मतलब ये जो हुआ, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जई कवि सुनी, यानी कवि कहते हैं कि मेरा एक नैन ही है फिर भी हम गुणवान हैं, है ना, फिर भी हम क्या है? गुणवान हैं। अब चलिए इनका जो अगला पंक्ति है उनके माध्यम से समझते हैं। अगला पंक्ति क्या कहता है, सुनिए। अगला पंक्ति जो कहते हैं, कवि कहते हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा, आ दिनहा कलंक किन्हीं उजियारा, जग सूझा एकई ने नहा, आ उबा सुख अस नख तनहा महा। ठीक है, यानी कवि कहते हैं, इसका अर्थ जो हुआ, क्या हुआ अर्थ, इसका अर्थ क्या हुआ कि कवि कहते हैं ईश्वर, इनका जो अर्थ होगा, कवि कहते हैं ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा के तरह इस धरती पर उतारा, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है ना, जैसे चांद में ही दाग होता है, चंद्रमा में जैसे कमी है, वैसे ही फिर भी कवि चंद्रमा की तरह, कवि में भी क्या है? कमी है, फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य का प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। फिर भी क्या कर रहे हैं? कवि चंद्रमा की तरह पूरे, है ना, प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि भी अपनी एक ही आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है, इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। चलिए अगला पंक्ति देखते हैं। अगला कहता है कि लव लही अम्भी डाब न होई, लव लही अम्भी डाब न होई, आ तौ लही सुगंध बसा न सोई, किन्हीं समुद्र पानी जौ खारा, आ तौ अति भूयौ असूझ अपारा। यानी कवि कहते, इसका अर्थ हुआ, कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब यानी मंजरी, है ना, मंजरी नहीं होती है, तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। यानी कवि कहना का तात्पर्य हुआ कि जब तक आम जो होता है ना, आम में जो जब तक यानी छोटा छोटा मजर होता है, जिसे हम लोग मजर कहते हैं, वो मजर नहीं होता है उस तरीका में, यानी जब तक तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। कवि कहते हैं कि समुद्र की पानी खरा है इसलिए वह असूझ है और अपार है। अगर समुद्र का पानी खरा नहीं रहता तो क्या होता? सभी आदमी उसको पी जाता।
ठीक है। कभी कहते हैं कि समुद्र का पानी खरा है, इसलिए वो क्या है, असूझ और अपार है। चलिए फिर आगे देखते हैं अगला पंक्ति में क्या कहते हैं। कहते हैं जो समरु त्रिशूल विनाशा अभा कंचन गिरी, भा कंचन गिरी आग आकाशा, जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, आ कांच होई नहीं कंचन कड़ा। इस कहने का तात्पर्य हुआ, इसका अर्थ हुआ कवि का कि जब तक समरू पर्वत और त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वह सोने का नहीं हो पाया। ठीक है, सोने का नहीं हो पाया, थोड़ा सा यहाँ पर गलत टाइप हो गया, सोने का नहीं हो पाया। ठीक है, और फिर अगला जो तात्पर्य है ये वाला, जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन कड़ा। इसका अर्थ है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब तक घिरिया यानी सोना गलने वाला पात्र, जो सोना गलाने वाला पात्र होता है वो घिरिया कहलाता है ना। यहाँ पर ये सोना जो होगा, ठीक है, ये सोना यानी गलाने वाला जो पात्र होगा में सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वो कच्ची धातु सोना नहीं होती है, कच्ची धातु सोना नहीं होती है। फिर देखते हैं अगला पंक्ति कवि क्या कहना चाहते हैं। अगला पंक्ति में कवक नंबर 2 है, अगला पंक्ति नहीं है, कवक नंबर 2 है। तो इसको हम डिटेल से यहाँ से एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसका लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा, ये पंक्ति 2 होगा, करवक का दूसरा भाग होगा, ये अंतिम छंद से लिया गया था, आपको बताए थे पद्मावत का। सुनावा सुना जो प्रेम प्री पीर गा पावा, आ जोड़ी लाई रकत के लेई, आ गाढ़ी प्रीति नयन न जल भेई, आओ मन जानी कवित अस किन्हा, अम्मक यह रहे जगत म चिन्हा, आ कहाँ सौ रतन सेन अस राजा, आ कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, आ कहाँ राघो जिन्हीं किन बखानू, कह सुरप पद्मावती रानी, है ना, कोई न रहा जग रही कहानी, धानी सोई जस कृत जासुआ, फूल मरे पर मरे न बासु, के ही न जगल जस बेचा बेंचा, कई न लिन्हा जस मोल, जो यह पढ़ कहानी, जो यह पढ़ कहानी, हम सवेरे दुई बोल, हम सवेरे दुई बोल। अब समझते हैं, ये जो है आपको दिख रही यही है मलिक मोहम्मद जायसी जी। चलिए हम थोड़ा सा इसका पंक्ति बाय पंक्ति डिस्कस करते हैं। देखिए पहला पंक्ति जो है क्या कहता है, उनका अर्थ समझते हैं। कहता है मोहम्मद कवि यह, मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा, सुने जो प्रेम पीर गा पावा। यानी इस कवि, इसका कहने का अर्थ हुआ, इस पार्ट से कहने का अर्थ हुआ, यानी इस पंक्ति के कहने का अर्थ हुआ कि कवि अपनी काव्य के बारे में बताते हुए कहते कि मैं यानी मैं मोहम्मद जायसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, यह काव्य रचना सुनाया है और जिसने भी इसे सुना है उसे प्रेम पीड़ा का अनुभव हुआ है। ठीक है, जोड़ी लाई रकत के ले, या गिढ़ी प्रीति नयना जल भेई, यानी मैंने इस काव्य को रक्त की ले लगाकर जोड़ा है ना, जैसे ब्लड का जो खून होता है उससे सींचा है तथा जोड़ा है, तथा गिढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है। क्या किया है, भिगोया है। चलिए अगला पंक्ति देखते हैं। कहते हैं, थोड़ा सा इसमें ज्यादा ऐड कर दिए ताकि थोड़ा सा जल्द सॉल्व हो सके, है ना, क्योंकि अगर बिकॉज ज्यादा लंबा वीडियो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं ओ मन जानी कवित अस किन्हा, मक यह रहे जगत मन चिन्हा। ठीक है, मां चिन्हा, कहां से सोए रत्नस अस राजा, कहां सुबह असी बुद्धि उपराजा, कहां अलाउद्दीन सुल्तानु, कहां रागो जस किन्हा बखानु, का स्वरूप पद्मावती रानी, आ कोई न रहा जग रही कहानी। यानी कवि कहते हैं कि मैं इसका काव्य की रचना यह जानकर की है कि मेरे न रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो, है ना, मेरी आखिरी निशानी यही हो। एक लेखक का कहना है कि या तो आप दुनिया में रहना चाहते हो जीवित, है ना, तो या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालो, है ना, या कुछ करने लायक बन जाओ। ठीक है, तो पढ़ने लायक ही कुछ लिख डालो। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, कुछ लिखे हैं कि आखिरी निशानी यही हो। अब न वह रतन सेन है और न वह रूपी पद्मावती है, यानी रूपवती पद्मावती है, न वह बुद्धिमान सुआ है और न राघव चेतन और अलाउद्दीन है। ठीक है, आज इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी रह गई है। यश के रूप में क्या रह गई है, इनकी कहानी रह गई है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए जो अगला अर्थ है ना, धनी सोई जस
कृत जासु, अब फूल मरे न मरे, फूल मरे पे मरे न बासु। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कवि, वह पुरुष धन्य है जिसकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में है उस तरह रह जाती है, जिस प्रकार पुष्प मुरझा जाने से पर उसकी सुगंध रह जाता है। यानी पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसकी क्या रह जाता है, सुगंध रह जाता है ना। चलिए अगला पंक्ति देखते हैं फिर, है ना। आपको बताया था कि पंक्ति और पंक्ति हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। देख लीजिए अगला पंक्ति, ठीक है। इस पंक्ति के बाद अभी ध्वनि नहीं हुआ है बॉस, है ना। इस पंक्ति के बाद आपको हम, अभी ध्वनि नहीं हुआ है, इस पंक्ति के बाद आपको हम इसका सारांश दिखाएंगे, है ना। के न जगत जस बेचा, के न लिनह जस मोल, जो यह पढ़ कहानी हमें सवेर दुई बोल। यानी इस कहने का मतलब हुआ इस पाठ से कि इस मतलब इस पंक्ति से सॉरी, इस संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। कभी कहते हैं कि जो मेरे कलेजे से, कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वो हमें दो शब्द हमें याद करेगा, दो शब्दों में याद रखेगा, हमें क्या रखेगा, याद रखेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे दिखाते हैं आपको, इसका सारांश दिखा देते हैं आपको, ठीक है। इसका सारांश दिखाते हैं आपको। देखिए इसका सारांश देख लीजिए, इसका सारांश देखिए। आपको इसमें जितने भी अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे थे पद्मावत का, है ना, यानी कहने मलिक मोहम्मद जैशी जी का, है ना, करबक का, उससे सबसे बेस्ट आपको यहाँ सारांश का वीडियो लगेगा, ठीक है। ये वीडियो आपको लगेगा और सारांश का ये कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए सारांश देखिए, प्रस्तुत करबक मलिक मोहम्मद जायसी रचित महाकाव्य पद्मावत के प्रारंभिक और अंतिम छंदों से ली गई है, जिसके पहले भाग में कवि अपने रूप के ऊपर अपार गुणों को महत्व देते हैं। सॉरी यहां पर अपार होगा, अपार गुणों को महत्व देते हैं। कवि कहते हैं कि मेरे पास एक ही आंख है किंतु मैं बहुत गुणवान हूं। विधाता ने मुझे चांद के जैसा बना के धरती पर भेजा है। जिस प्रकार चांद में दाग होते हुए भी वह संपूर्ण संसार में उजाला फैलाता है, उसी प्रकार मैं अपने गुणों से संसार में उजाला फैलाता हूं। जब तक आम के पेड़ में मंजर नहीं लगता तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। उसी प्रकार जब तक मनुष्य में जब तक गुण नहीं होता तब तक उसका व्यक्तित्व नहीं निखरता है। कवि कहते हैं कि मैंने कविता को अपने रक्त की लेई बनाकर जोड़ा है और इसमें अपने आंसुओं से सींचकर इसमें गाढ़ी प्रीति इसमें डाली है। अब नहीं राज्य रातनसेन हसीन, न ही सुबा के जैसा बुद्धिमान उपराजा है, न ही रानी पद्मावती है और न ही राघव जैसा कोई पुरोहित है जिसने पद्मावती के रूप का वर्णन किया था। इस संसार में कोई नहीं है किंतु उनकी कृति आज भी विद्यमान है। मैंने इस काव्य की रचना यह सोचकर किया कि जो इसे पढ़े वह मेरे लिए दो अच्छे शब्द बोले। ये था इसका पूरा सारांश, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपको जो दो डॉट था वो दोनों डॉट को हम कनेक्ट करके खत्म करते हैं। सुनिए, आपको जो दो डॉट था कि सबसे पहले आपने पूछा था कि स्टार्टिंग में आपके दिमाग में आया होगा कि एक बात बताइए कि भक्ति काल क्या होता है, ठीक है। दूसरा, भक्ति काल क्या होता है। तो सुनिए, 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच कविताओं का मूल आधार भक्ति ही है और भक्ति के दो धाराएं मानी गई है, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। अब समझते हैं कि निर्गुण क्या है और सगुण क्या है, यानी निर्गुण भक्ति धारा क्या है और सगुण भक्ति धारा क्या है। दोनों धाराओं के दो उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य धाराओं की उपधारा है, जैसे ज्ञान मार्ग संत मत और प्रेम मार्ग सूफी मत, ठीक है। इसमें आता था प्रेम मार्गी धारा।
प्रेम मार्गी धारा के प्रेम मार्गी धारा को सूफी धारा भी कहते हैं। निर्गुण धारा के इस पंथ का संबंध मूलतः इस्लाम के रहस्यवादी पंथ से है। इस पंथ को मनाने वाले को सूफी और दरवेश भी कहा जाता है। इनका यहाँ ईश्वर एवं उपासक का संबंध प्रेमिका और प्रेमी की तरह होता है और इस लक्ष्य को मानवता की सेवा होता है। क्या होता है? मानवता का सेवा होता है। ठीक है, इस तरीका से क्या हुआ, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, द एंड हुआ इसका। ठीक है, इस तरह से पूरा चैप्टर ये समाप्त हो गया। अब हमें बताएं आप कि आपको एक वीडियो कैसा लगा और क्या चाहते हैं कि इस प्रकार का जितने भी चैप्टर आपके हैं क्लास 12th में तो उसका डिस्कस किया जाए। अगर हाँ चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए थैंक यू।